हम हज हाउस के बारे में बात कर रहे हैं जो गाजियाबाद में बनाया गया था। अखिलेश हुकूमत ने इसे बनाया था। आजम खान का कहा माना जाता है कि ये उनका ख्वाब था कि वो उसको बनाएं और ये बनाया भी गया बहुत शौक से, लेकिन कभी भी इस्तेमाल में नहीं आ पाया क्योंकि इसको लेकर बहुत सारी चीजें थी जिसको लेकर शिकायतें दर्ज की गई और ये मामला कोर्ट में चला गया और 2 साल की लड़ाई के बाद आखिरकार इसमें कामयाबी हासिल हुई है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान मौजूद हैं जिनसे मैं बात कर रही हूँ। डॉक्टर शुएब, अगर इस पूरे मामले को देखते हैं तो आपको लगता है कि एक जाहिर सी बात है बड़ी कामयाबी तो है ही, लेकिन आने वाले वक्त में इसका और बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है। और अगर जिस तरह से इरफान साहब ने कहा कि अगर ये ऐसी जगह पर बनाया गया होता, अगर ये दिमाग में चीजों को रखा होता कि वाकई में मुसलमानों के फायदे के लिए ही है, हाजियों के अलावा, क्योंकि हाजी तो साल में सिर्फ एक बार जाते हैं, जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है तो यहाँ कोचिंग सेंटर्स चल सकते थे या ट्रेनिंग सेंटर्स चल सकते थे और पूरे साल इसका दूसरे तरीके से फायदा उठाया जा सकता था। जी बिल्कुल, ये तो बड़ी खुशकिस्मती है इस कौम के लिए कि अल्लाह ने एक ऐसा माइटी अफेयर्स मिनिस्टर हमें फराहम अता फरमाया है जो कम से कम जो है मुसलमानों के हवाले से बहुत सीरियस एतबार से सोच रहे हैं और उसमें एक हज का जो ऐसा उमूर है जो इंसान की ज़िंदगी में जो है वो हर इंसान चाहे वो गरीब हो या अमीर हो कम से कम एक बार करने की ख्वाहिश रखता है और उसके इंतज़ामी हवाले से जो काम इस वक्त सरकार कर रही है, ख़ास तौर पर माइटी अफेयर्स मिनिस्ट्री और हज कमेटी ऑफ इंडिया के जो अरकान हैं कर रहे हैं, मैं समझता हूँ बहुत ही काबिल तारीफ़ है। और ये जो एक अचीवमेंट हुआ है कि ये दोबारा से इस हज हाउस जो गाजियाबाद में स्थित था इसको वापस से जो है अपने कब्ज़े में लिया गया है, ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। थोड़ा सा हम मिस कर गए, अगर कुछ पहले अगर अरसा हो जाता तो मैं समझता हूँ इस साल भी जो जायरीन जो गए हैं उनके लिए फ़ायदा हो जाता। खैर जो हुआ सो हुआ, लेकिन तारीफ़ तो बनती है कि हज कमेटी ऑफ इंडिया ने एक लड़ाई, लंबी कानूनी लड़ाई लड़ करके इसको दोबारा अपने हाथ में आया। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि कौन हैं वो लोग जो हमेशा प्रधानमंत्री मोदी जी के कामों में पलीता लगाने का काम करते हैं, उनके मंसूबों पे पलीता लगाने का काम करते हैं। एक तरफ तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कोशिश कर रहे हैं, माइटी अफेयर्स मिनिस्ट्री कोशिश कर रहा है कि मुसलमानों की अक़लियतों के जो है उसके विश्वास को जीता जाए, उनके लिए कुछ काम किया जाए, सीरियस एफर्ट लगाए जाए, उन कौम की तरक्की के लिए, फलाह वबूद के लिए काम किया जाए। दूसरी तरफ कुछ ऐसी तंजीमें हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा लेकिन देश जानता है कि जो लगातार, मैं समझता हूँ कि सिर्फ वो कहने को तो ये दिखती हैं कि ये जो है वो मोदी जी के साथ हैं या फिर सरकार के साथ, लेकिन वो ज़रूर ऐसा काम करती है जो मोदी जी के जो है वो मंसूबे पे पलीता लगाने का काम करती है। अब यही वो लोग हैं, उसी वो तंजीम से जुड़े वो लोग हैं जिन्होंने जो है इस हज हाउस के ख़िलाफ़ जो है याचिका दायर की थी। मैं समझता हूँ कि हर जगह ये कोशिश हो रही है, प्रधानमंत्री मोदी जी की जिम्मेदारी है कि ऐसे लोग जो आपका नाम लेकर के मुसलमानों के ख़िलाफ़ या इस कौम के ख़िलाफ़ जो काम करते रहते हैं उनको जो है यहाँ से चिन्हित करना ज़रूरी है। क्या आपको इस बात की खुन्नस होती है कि मुसलमानों की ज़रा सा फलाह वबूद की बात होती है, आप फ़ौरन जो है उसको कुछ ना कुछ काम ऐसा करते हैं जिससे मुसलमानों फिर से अविश्वास पैदा होना शुरू हो जाता है। तो ये एक बड़े पर्सपेक्टिव में आप देखिए कि ये एक साजिश है, षड्यंत्र होता है अक्सर कि जब भी सरकार माइनॉरिटीज के लिए कुछ काम करना चाहती है, जब भी सरकार जो है कुछ बेहतर करने की कोशिश करती है, कुछ ना कुछ तंजीमें जो है वो आकर ये इस तरह की हिंदुत्ववादी तंजीमें जो है वो खुद मोदी जी के जो है वो कामों में पलीता लगाने का काम करती है और यही वो जो है मोदी जी के खिलाफ ही काम करते हैं, मैं समझता हूं। अब्दुल मुईज़ साहब, एक तरफ हम ये देखते हैं लगातार इस तरह का कुछ लोग या कुछ तंजीमें या एक खास तबका ये बताने में बार बार ये कहता है कि दरअसल मोदी हुकूमत में मुसलमानों को कितना डर है, उनके साथ क्या नहीं हो सकता, ये तमाम तरह की जो चीजें हैं, एक नोशन है, लोगों के जहन में डाला जा रहा है। दूसरी तरफ हम लगातार ये देख रहे हैं कि हर कदम जो है वो मुसलमानों के लिए आगे बढ़ाया जा रहा है, उनसे हाथ मिलाकर उन्हें गले लगाने की पूरी कोशिश की जा रही है। ये जिस तरह से हज हाउस खोला गया है ये भी एक इसकी बानगी है। क्या आपको नहीं लगता कि अब मुसलमानों को भी एक कदम आगे बढ़ाकर मोदी हुकूमत के साथ कंधे से कंधा मिलाना चाहिए? और देखें, उन्होंने पिछली हुकूमतें भी देखी, अब ये हुकूमत भी है, तो आखिर देखें तो सही कि वो क्या कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पर 3 चीज़ें बहुत अहम पूरे डायलॉग से निकल करके आई हैं। एक तो जो माइनॉरिटी अफेयर्स
का काम रहा है, वो चाहे हज के कोटा में लोगों की तादाद बढ़ाने का मामला रहा हो, या एक बड़ी कामयाबी जो भी हज हाउस की हुसूलियाबी जो बाजियाबी हुई है, इसके लिए मैं हज कमेटी के जो भी जिम्मेदारान हैं या उससे जुड़े हुए जो भी लोग उस पर काम कर रहे थे उनको मैं मुबारकबाद पेश करता हूं कि बड़ी जद्दोजहद की है। और दूसरी बात यह है कि अभी एक बात बीच में आई थी जो इस वक्त बहुत ज़्यादा उस पर फोकस और नोटिस किए जाने की ज़रूरत है कि चूंकि इस तरह की बिल्डिंग 50 से 52 करोड़ रुपए का खर्च इस पे हुआ है, उसके बाद सिर्फ 1 महीने का इस्तेमाल, तो ऐसे लोग जिन्होंने उसके बाद यानी कि 11 महीने उसे मसरूफ रखने के लिए स्किल डेवलपमेंट जैसे प्रोग्राम सोचे हैं, तो वो भी बहुत ही मुबारकबाद के काबिल हैं, ताकि इसका पूरा इस्तेमाल हो और इस इस्तेमाल से लोग फायदा उठाएं। और इसी से जुड़ी हुई एक चीज और भी है कि एक इसके बारे में अभी इरफान साहब ने बताया कि एक ऐसी जगह पर है जो बहुत ज्यादा आबादी वाला इलाका नहीं है, या फिर माइनॉरिटीज का इलाका नहीं है। तो मैं समझता हूं कि जिस तरीके से आज के हालात हैं, जो दूरियां बढ़ रही हैं, अगर इसका सही इस्तेमाल किया जाए तो उन्होंने भी एक उम्मीद जाहिर की थी कि यहाँ पर कम्युनल हार्मनी, जो एक सामाजिक सौहार्द की बात है, वो बढ़ सकती है, क्योंकि यहाँ पर मिले जुले लोग जो है वो फायदा हासिल करेंगे। जब एक साथ बैठना लोग शुरू कर देंगे तो मुझे लगता है कि दूरियां खत्म हो सकती हैं। और क्योंकि देखिए आप कितनी खूबसूरत वो तस्वीर होगी जब हज हाउस उसका नाम है। हाँ, हज हाउस उसका नाम है, और वहां पर हिंदू मुस्लिम हर तमाम तरह के लोग जो हैं। मसला क्या होगा बुशरा जी, आज के दौर जो मैंने पूरा इसको ऑब्जर्व किया है कि आज लोगों ने एक साथ बैठना छोड़ दिया है। यही वजह है कि दूरियां जो है वो बढ़ती जा रही हैं। तो ये बड़ा कदम होगा, ये बड़ा कदम होगा हज हाउस की तरफ से, उनके जिम्मेदारों की तरफ से, कि वहां पर लोगों को एक साथ बैठने का मौका दें। और रही बात यह कि मोदी जी का जो सपना रहा है, या हमने तो पिछली बार भी यही बात की थी 2014 में, जब उन्होंने सबके साथ के साथ सबका विकास जोड़ा था। एक नया कदम था हिंदुस्तान के हर तबके के साथ, चाहे वो अकलियत हो, चाहे वो मेजोरिटी में हो, चाहे माइनॉरिटी में हो, उन्होंने सबको एक साथ और मेन स्ट्रीम में एक साथ बांधने की जो बात की थी। उसके बाद 2019 में भी उन्होंने एक कदम और बढ़ के ये कहा कि सबका विश्वास। वही चीज बीच में सामने आती है कि आखिर मोदी जी का जो ये काम अल्पसंख्यकों के साथ है, जो दलितों के साथ है, जो मुस्लिमों के साथ है, आखिर वो किसको पसंद नहीं आ रहा है? वो कौन है जिन्हें ये पसंद नहीं है कि मोदी जी माइनॉरिटीज के लिए काम करें? वो कौन है जिसे पसंद नहीं कि मोदी जी दलितों के लिए काम करें? आपको एक आंकड़ा आपके पास होगा कि इस बार जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो जीत के आए हैं, आप उनका अंदाजा लगाएं कि उनको अगर आप देखें तो उनमें से बहुत ज्यादा लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो दलित से होंगे, अलग अलग इलाके से हैं। और यहां तक कि कैबिनेट मिनिस्ट्री भी देखिए, आप यूपी की कैबिनेट मिनिस्ट्री देख लीजिए, आप यहां मरकजी हुकूमत की देख लीजिए, तो मुस्लिम और दलित के लिए जो स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट या मोदी जी की टीम कर रही है, उससे जिन लोगों को तकलीफ हो रही है, मुझे लगता है कि अगला कदम मोदी जी का ऐसा जरूर होगा कि उनके काम में, उनके विश्वास में और उनके बढ़ते कदम और उनके हिंदुस्तान को सर्वश्रेष्ठ बनाने के कदम में जो रुकावटें होंगी, मुझे लगता है वो इन चीजों को संज्ञान में लेंगे। और ये आने वाला भी तो पीरियड शुरू हुआ है, अभी जिस तरीके से चंद्रयान हुआ, एक बड़ा कदम हुआ, उसके बाद जिस तरीके से इंटरनेशनल लेवल पर एक कोशिश जारी है, मुझे लगता है कि ये इंटरनल क्राइसिस जो लोग खड़ा करने की कोशिश करें, होता क्या है कि इंटरनेशनल लेवल पर आप बाउंड्रीज को मजबूत करने के लिए आप बाहर जाते हैं, अलग अलग देशों से आप राब्ता करके आप अपने मुल्क को मजबूत करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उन कोशिशों को यहाँ के कुछ लोग जो शायद नहीं चाहते हैं कि यहाँ पर अमन बहाल हो, यहाँ पर जो है यकजहती कायम हो। ये हिंदुस्तान हजारों वर्षों पुराना एक साथ रहने का जो है एक मिसाल है, पूरी दुनिया इसको एग्जाम्पल देती है। एग्जैक्टली, और हमारा ताना बाना इस तरह से बुना हुआ है, आपस में इतना मजबूत है। कम्युनल हार्मनी की मिसाल अगर कोई देता है तो कहता है कि आप हिंदुस्तान देख लो, अलग जबान, अलग वेशभूषा, अलग ट्रेडिशन, अलग कल्चर और अलग रहन सहन, बिल्कुल अपोजिट, उसके बावजूद एक साथ रहते हैं जब हिंदुस्तानियत की बात होती है, जब इंसानियत की बात होती है। तो मुझे लगता है ये बहुत अहम मुद्दा है जो मोदी जी इस पर क्या अभी आपने कहा कि स्किल डेवलपमेंट के तहत आप वहां पर ट्रेनिंग चलाएंगे और आपने ये मशवरा दिया और वैसा वहां पर होगा जहां पर तमाम मज़ाहिब के बच्चे उसमें शामिल होंगे। मेरा सवाल आपसे ये कि हमने देखा कि पिछले हम कई सालों से देख रहे हैं, जब भी आईएएस के रिजल्ट आते हैं तो उसमें लगातार जो है परफॉर्मेंस मुस्लिम बच्चों का बहुत अच्छा होता जा रहा है। अभी यूपी के पीसीएस जे के जो
रिजल्ट आए हैं उसमें 38 मुसलमान बच्चे जो है, इसमें 18 बच्चियां शामिल हैं जिन्होंने इसको पास किया है, जो अपने आप में अब तक का सबसे अच्छा रिकॉर्ड है। क्या आपको नहीं लगता कि इस तरह की जो हायर एजुकेशन या इस तरह के जो एग्जाम्स हैं उनकी ट्रेनिंग, उस तरह की चीजें भी यहाँ पर हो सकती हैं, क्योंकि बड़ा यहाँ पर ये हाउस है, यहाँ तमाम तरह की फैसिलिटीज भी होंगी और उन बच्चों को ऐसी जगह की बहुत सख्त जरूरत भी होती है। नहीं, बिल्कुल बुशरा जी, बहुत अच्छा आपने पॉइंट उठाया है। अभी मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि हमारे हज कमेटी ऑफ इंडिया जो है मुंबई में, वो एक कोचिंग एंड गाइडेंस का सेंटर बहुत दिन से चलाती है। अभी इस साल उसमें से 11 जो बच्चे हैं वो उसमें सेलेक्ट हुए हैं। जो अभी यूपीएससी का एग्जाम हुआ था उसका रिजल्ट आया था, तो 11 बच्चे हमारे उसमें सेलेक्ट हुए हैं। तो हम तो जितने भी हज हाउसेस हैं पूरे हिंदुस्तान में, जितने हज हाउसेस हैं वहाँ पर हम सभी जगह हमारे राब्ते में हैं, हम सब जगह मॉनिटरिंग करते हैं। जैसे अभी मैं लखनऊ एम्बार्केशन पॉइंट का भी कोऑर्डिनेटर था, तो वहाँ के ईओज जो है हमारे राहुल गुप्ता, उनसे भी मेरी बात हुई। हमारे जो वहाँ के जो वजीर हैं अकलियतों के, चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, उनसे भी मेरी कल जो है बड़ी लंबी उसमें बात हुई। ये हज हाउस तब खुलने का ऑर्डर का आदेश आ गया था। तो वहाँ लखनऊ का जो हमारा हज हाउस है वो एकदम एयरपोर्ट के सामने है, अमौसी में है, वहाँ पर मेट्रो चलती है, तो वहाँ पर अपने लखनऊ के सब बच्चे पहुँच सकते हैं। तो उनको भी मैंने ये बोला और उन्होंने उसको 100% एक्सेप्ट कराया कि हम वहाँ ऐसी कोचिंग का, वहाँ पर स्किल डेवलपमेंट का, वहाँ पर कोई सिलाई कढ़ाई का, मतलब बहुत सारे जो प्रोफेशनल और टेक्निकल ऐसे कोर्सेज हैं जिनसे मतलब जो कम टाइम में उनसे हम जो है फैजियाब जो हमारे बच्चे हो सकते हैं, तो उनका हम वहाँ भी चालू करेंगे। तो वही उसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया कि अभी हमारा हज का सीजन तो यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हमारे हाजी चले गए, अभी तो वो वापस आएंगे। वापस आने में किसी भी जगह की जरूरत पड़ती नहीं है, वो तो सीधे आते हैं, आके अपने घर को चले जाते हैं। तो इंशाल्लाह अगले साल तो हमारे हाजियों के लिए अरेंजमेंट यहाँ होगा यूपी हज हाउस हिंडन पर जो है गाजियाबाद में। लेकिन इस 11 महीने में हमारा जो टारगेट है कि वहाँ किस तरीके से वो ऐसे कोर्सेज हम चलाएं, उनमें पहला जो कदम जैसे मैंने स्किल डेवलपमेंट का बताया, तो हमारी जो है रितु माहेश्वरी जी उस टाइम डीएम थी, तो वो उसको मतलब जो वो बात करके कंफर्म कर गई। अभी जैसे ही हमारी ये बिल्डिंग खुलेगी उसमें उनकी एंट्री हो जाएगी, तो उससे क्या है पूरे साल जो बिल्डिंग है उसका मेंटेनेंस होगा, वो खुली रहेगी, वहाँ पर उजाला होगा। अभी तो अंधेरे में है, और वहाँ पर जो इधर आधर जो है जिस तरीके के वहाँ एनवायरमेंट है, या वहाँ पर जो है आकर जो है चोर उचक्के बदमाश वहाँ का सामान चुरा के लेके जाते हैं, उन सबसे भी वो महफूज रहेगा। और मैं जैसा बता रहा था कि हम चाहते हैं ये हज हाउस, और यही हज हाउस नहीं पूरे हिंदुस्तान के हज हाउस जो है हमारे सांप्रदायिक सौहार्द के केंद्र हों, मरकज हों, वहाँ पर हम बैठकर आपस में एक से दूसरे के व्यूज को जाने, एक से दूसरे की चीजों को शेयर करें। और जब ये शेयर करेंगे तो हिंदुस्तान तो कल्चरल उसका हब है। आप पूरी दुनिया में कहीं भी चले जाइए, जाने के वापसी में आपको ये एहसास होगा यार मेरे से तो अच्छा कोई दुनिया में मुल्क है नहीं। यहाँ पर हर आदमी अगर एक साइड में अगर घर उनका बुशरा जी का है, तो एक तरफ जो है किसी ऋतु का है, एक तरफ किसी अमृता का है, तो वो सब मिलजुल कर रहते हैं एक से दूसरे के। हज हाउस का केस जो है वो यहाँ पर रोहित पांडे जी ने लड़ा है, तो ऐसी आपको बहुत सारी ऐसी मिसालें देखने को मिल जाएंगी जहां पर मुसलमानों के इस तरह के केसेस जो हैं वो कोई नॉन मुस्लिम लड़ा। और ये शायद ये बातें कहने में अच्छी भी नहीं लगती हैं, क्योंकि ये लगता है कि कहीं ना कहीं जो हमारी मिलीजुली तहजीब है हम उसको पे कहीं ना कहीं क्वेश्चन कर रहे हैं जब हम इस तरह की बातें करते हैं। जी, मैं आप सबके पास लौटूंगी, मेरे लिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, यहाँ रुकने ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है और हम बात कर रहे हैं किस तरह से गाजियाबाद में जो हज हाउस बना था वो दोबारा से खोल दिया गया है और एनओसी मिलने के बाद उसमें तमाम काम जो है वो किया जाएगा और आम लोगों के लिए, एक तरह हाजियों के लिए जो अब जाहिर सी बात है कि अगले साल ही काम आएगा, लेकिन एक तरह की जो रुकावट थी 2 साल से जो उस पर ताला जड़ा हुआ था, अब वो ताला खुल गया है और जाहिर सी बात है कि इसकी तमाम तरफ तारीफ की जा रही है। इसी पर हम बात कर रहे हैं। तमाम मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। मैं उनसे बात करूं इससे पहले मैं आपके पास आ रही हूं। शुएब, मैं आपसे जानना चाहती हूं कि आपने आसपास वहां लोगों से बात की, किस तरह का रिएक्शन उनकी तरफ से देखने को मिला, या और लोगों से आपने बात की है इस हज हाउस के अब खुलने के बाद, और खासतौर पर यह बात कि अब इसको दूसरी चीजों के लिए भी खोला जाएगा, यहाँ पर उस तरह के काम भी होंगे ताकि माइनॉरिटीज के साथ साथ और दूसरे मज़ाहिब के जो बच्चे हैं उनको भी इससे फायदा हो। आप देखिए बुशरा, मुझे बहुत अच्छे से याद है कि जब इसका उद्घाटन किया गया था और अखिलेश यादव, आज़म खान और भी जब उस वक्त जो सूबाई हुकूमत थी उनके वज़ीर थे, तमाम लोग गाज़ियाबाद के पहुँचे थे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बहुत बड़ी तादाद में जो मुस्लिम थे वो भी पहुँचे थे। तो पूरे रास्ते को सजाया गया था और एक बहुत खूबसूरत जो मंज़र था वो नज़र आ रहा था। उस दिन 2015 के करीब की बात है। लेकिन आज जब मैं गया, क्योंकि उसके बाद में 1-2 बार बीच में भी गया, लेकिन आज जब हम वहाँ गए तो हम देखते हैं कि हज हाउस की क्योंकि जगह जगह वहाँ धूल लगी हुई है, कई जगहों पर शीशे भी टूटे हुए हैं इस इमारत के। इसके अलावा जो पार्किंग है, बहुत बड़ा एक एरिया है पार्किंग का, वहाँ की बात करें तो वहाँ भी हालत जो है वो अच्छी नहीं है। इसके अलावा हज हाउस के जो परिसर है पूरा, जहाँ पर ये ट्रीटमेंट प्लांट भी लगाया गया है, सेवर, उसके आसपास का जो हिस्सा है वो बहुत ज़्यादा बदहाल हालत में अभी नज़र आ रहा है। तो बाहर की तरफ कुछ लोग जो कच्ची झोपड़ियाँ बनती है या इस तरह से लगाकर वो लोग रहने, उनकी शुरुआत हो गई है इस तरह से पिछले 2-3 सालों में। तो एक आबादी, जिस तरह से इरफान साहब ने भी कहा कि इस तरह का एक इलाका अगर हो कहीं पर जहाँ अक़लियती आबादी हो, जिनकी एक क्योंकि उनसे ही ज़्यादा जुड़ा हुआ हज हाउस है मुसलमानों से, हालांकि ये सबके लिए खुलेगा, ये अच्छी बात है। तो जो आपने कहा कि वहाँ लोगों का क्या रिएक्शन है, क्योंकि वहाँ इस तरह की आबादी नहीं है, दूर है थोड़ा, तो क्योंकि रोड के एकदम किनारे हैं, बना हुआ है। और जब आप मोहन नगर से गुजरते हैं, एक तरीके से जब मेरठ जाए या मुजफ्फरनगर जाए, कहीं भी इस इलाके में जाते हैं तो आप इसको देखते हैं और ज़रूर आपकी नज़र इसकी तरफ जाती है कि इतनी खूबसूरत इमारत ये बनी हुई है। तो लोगों का जो रिएक्शन है, क्योंकि ख़बरों के ज़रिए ही लोगों तक ये बात पहुंच रही है, आसपास की आबादी उस तरह की नहीं है कि उनसे बात की जाए या बात हो भी पाई। माहौल अभी हज हाउस के आसपास का बहुत बेहतर नहीं है, क्योंकि 2 साल से बंद है। मुझे उम्मीद है अब कि जिस तरह से हज कमेटी हो। ठीक है शुएब, मैं आपके पास लौटूंगी और इरफान साहब से आपके सवाल को मैं इरफान साहब से ही ले लेती हूँ कि इरफान साहब, आपने एक लड़ाई लड़ी, आपने कहा कि 3 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हुए इस पूरी लड़ाई में, लेकिन अब लगता है कि आपको और बहुत ज्यादा फंड की जरूरत होगी, क्योंकि जिस तरह से इमारत की हालत है और आसपास पूरा लोगों को यही लग रहा होगा कि अब शायद ये कभी खुल नहीं पाएगी, तो वहां पर झुग्गी झोपड़ी लगाकर लोग वहां रहना भी उन्होंने शुरू कर दिया है। हालत बेहद खराब है, तस्वीरों में भी हम देख सकते हैं। तो अभी इसको वहां पर कोर्स शुरू करने के लिए, ट्रेनिंग शुरू करने के लिए, खोलने के लिए अभी आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। नहीं, जब इतनी हमने लड़ाई लड़ी है इस इमारत को बचाने के लिए, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश सरकार की इमारत है, ये किसी एक फिरके की इमारत नहीं है। तो क्योंकि ये हज हाउस जैसे आता है तो हमारे अंदर में थोड़ी कड़वाहट सी आनी शुरू हो जाती है। तो मैं इसको मतलब जो क्लियर करना चाहता हूँ कि ये उत्तर प्रदेश सरकार की इमारत है, उत्तर प्रदेश के जो टैक्स पेयर्स हैं उनके पैसे से बनी हुई इमारत है। और इसमें अभी जैसा अभी शुएब ने अभी रिपोर्ट दी, आपने भी बताया, और मैं तो लगातार वहाँ पर जाता रहता हूँ मॉनिटरिंग के लिए, तो वहाँ पर अभी वाकई पैसों की जरूरत है। तो वो भी हम हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से फंड जो है मुहैया कराएंगे। और इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि जिस चीज़ के लिए हमने ये इसको खुलवाने का और इसको चलाने का एक ताहिया हमने कर रखा था, तो उसको इंशाअल्लाह पाए तकमील तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। और दूसरे मैं ये भी आपको बताना चाहता हूं कि हमारी जो सरकार है ये तरक्की पसंद की सरकार है, तरक्की चाहती है। 130 करोड़ जो आवाम है उसकी तरक्की चाहती है, उसमें अकलियत भी है, उनकी भी तरक्की चाहती है। और पहले जितने भी हमारी सरकारें थी वो सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करती थी। ये भी एक वोट बैंक की राजनीति का एक सेंटर था, उसको हमने बचाने की कोशिश की है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि किसी पे एक चीज का, किसी एक अपराध का नाम हो। ये पूरे गाजियाबाद के लिए एक, मैं चाहता हूं कि एक लैंडमार्क हो
वहां पर जाए तो एक आदमी अंदर से ऑनर फील करे, एक प्राउड फील करे कि नहीं, ये मैं अपनी इमारत में आया हूँ और मेरे को बहुत इसके लिए गर्व है। ऐसी मतलब हम इमारत चाहते हैं, ऐसा ही हम उसको एक सेंटर चाहते हैं, एक हब बनाना चाहते हैं जहाँ से एजुकेशन का भी काम हो, वहाँ से सांप्रदायिक सौहार्द का भी काम हो, अपने एक से दूसरे के जो विचार हैं उनका भी हम शेयर करें। ओके, शेफ साहब को मैं शामिल करना चाहूंगी। शेफ साहब, क्या अच्छा नहीं होगा कि इससे पहले इस तरह के अगर मशवरे आते हैं या अभी भी आपका कोई मशवरा है वो आप सामने रखें कि ना सिर्फ ये हज हाउस, क्योंकि इसकी बात तो सामने आ गई क्योंकि बंद पड़ा था, और तमाम हज हाउसेस में भी जो 11 महीने तक बंद रहते हैं उनमें इस तरह के प्रोग्राम से चाहे अक़लियतों के लिए ही सही शुरुआत करने की जरूरत है, या फिर एक डायलॉग प्रोसेस का एक हब बनाए जा सकते हैं जहां पर आपसी भाईचारे को भी फरोग मिल सकता है। जो माहौल फिलहाल बना हुआ है उसमें एक मिसाल की तरह पेश आ सकती है ये चीजें। ये आइडिया ही अपने आप में वंडरफुल है। आप अगर एक शब्द में कहें तो इंटेलिजेंट वंडरफुल कह सकते हैं आप। देखिए ना, यही मैं कहने की कोशिश कर रहा था कि शायद एक जी सलाम ही एक ऐसा वाहिद प्लेटफॉर्म है इस वक्त जिसमें हम ये बात कर रहे हैं कि हज हाउस के अंदर भी जो है कम्युनल हार्मनी बढ़ाने के लिए प्रोग्राम हम कर सकते हैं। और कितनी खुशी की बात है, देखिए इसी वजह से जो खाइयाँ जो बढ़ी है ना, कि जब भी हम अक़लियती उमूर की बात करते हैं तो एक वक्त ये समझता है कि भाई मुसलमानों की अपीजमेंट हो रही है, मुसलमानों का ये चीज़, ऐसा नहीं है। बल्कि अगर अक़लियती उमूर की कोई चीज़ हो रही तो उसको भी इस देश का हिस्सा समझना चाहिए। वो इस देश का, उस राज्य सरकार का संस्थान है। और अगर अक़लियती उमूर के जो बिल्डिंग्स हैं उसमें भी अगर कम्युनल हार्मनी बढ़ाने के लिए नॉन मुस्लिम हमारे हिंदू भाई बहन भी अगर उनके शिक्षा का और उनके इंतज़ाम किया जाए फ्री कोचिंग का, तो मुझे लगता है कि वो बहुत खुशी की बात होगी। और यही वो चीज़ें हैं जो ये जो संप्रदाय में जो दूरियां आ गई हैं ये इसको जोड़ने का काम करेगा। और मैं शुक्रगुजार हूँ इस माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री का और जी सलाम का ख़ास तौर पर, जो हमेशा इस तरह के मुद्दे रखती है जो हमारे मुसलमानों और हिंदुओं को एक साथ आने का जो है एक दूसरी बात यह है कि एक पॉइंट, चूंकि इरफान साहब यहाँ पे मौजूद हैं, चूंकि वो हज कमेटी के इतने इंपॉर्टेंट रुकन हैं इस वक्त, तो पहली बात तो मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ और लोगों को जानना भी चाहिए कि इरफान साहब ने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं इस हज कमेटी को बेहतर सुचारू ढंग से काम करने के लिए और ये तमाम रिवाइवल के लिए। तो पहली बात तो मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और लेकिन एक सवाल भी थोड़ा सा, एक चूँकि पिछले बार भी जो जायरीन गए थे उन्होंने मुझसे ये कहा भी है और इस बार भी जो जायरीन जा रहे हैं वो कह के गए हैं कि ये बात आप रख दीजिएगा। दरअसल क्या होता है कि जो 5 दिन होते हैं जिस वक्त लोग मीना में, अरफात में जब जाते हैं, 5 दिन का वो जो वक्त होता है, तो उस दौरान में क्या होता है, जो लोग अजीजिया में ठहरे हुए होते हैं वो अपने साथ खाना वगैरह भी रखते हैं, वहाँ पे फ्रिज वगैरह चलती रहती है और सारी चीज़ें रखते हैं वो सामान। तो लास्ट वक्त क्या हुआ था पिछली दफ़ा कि वो 5 दिनों के लिए बिजली वहाँ काट दी गई थी। तो जो लोग वो 5 दिनों के लिए वहाँ गए थे, वहाँ से हट के मीना चले गए थे, वो आसपास जब आए तो उन्होंने देखा कि उसके सारे सामान खराब हो गए, खाने पीने का जो भी था वो सब खराब हो चुका था, और तो उसकी वजह से थोड़ा सा मुश्किलात हुई। तो इस बार मेरी गुजारिश यही है इरफान साहब से, मैं उनको संज्ञान में दे दूं कि ये जो 5 दिन तक जो वो लोग जाते हैं तो अजीजिया में जो पूरे ठहरे हुए हैं लोग, वहाँ पे बिजली ना काटी जाए, इसका थोड़ा सा खास ख्याल रख दिया जाए, तो जिन गरीब लोगों के जो वहाँ खाने पीने की सारी चीजें हो तो वो खराब ना हो। ये एक जो है, इरफान साहब आप जवाब दे लीजिएगा, लेकिन मैं अब्दुल मुईद साहब से पहले अपना सवाल ले लूं, फिर आप उसका जवाब दे दीजिएगा। मुईद साहब, अब ये लोग अब ये सवाल भी उठा सकते हैं, लोग ये भी कह सकते हैं कि भाई ये तो हज सेंटर है जो कि खासतौर पर सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के लिए बना हुआ है और उनके फायदे के लिए इसका इस्तेमाल होना चाहिए, और अगर इसमें इस तरह के सेंटर्स चलाए जाएंगे, इस तरह की बातें होंगी, तो कहीं ऐसा तो नहीं इसके बहाने इन पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही हो, जैसा हमने देखा है कि हर चीज को लेकर, क्योंकि ये बीजेपी हुकूमत है, इस तरह के सवाल उठाए जाते हैं, कैसे फिर उन चीजों को टैकल किया जाएगा? देखिए, मसला ये है ना कि जो मंशा पर सवाल इसलिए लोग उठा देते हैं क्योंकि जो डायलॉग चल रहा होता है ना वो कहीं ना कहीं सही मानों में एक दूसरे तक पहुंच नहीं रहा होता है। पिछली बार भी यही जब मदरसा मॉडर्नाइजेशन की बात हुई थी या सलमान सारी ने जो अपने स्कूल में मंदिर बनवाने की बात की, तो वहां पर भी मैंने यही बात कही थी कि सिर्फ हज हाउस से नहीं, हर वो बिल्डिंग जिसमें लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए जिसका इस्तेमाल होता हो, बाकी टाइम में उसे
जो नौजवानों के लिए, बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए हर वो चीज़ जो हुकूमत जो है उन्हें साक्षर करने के लिए, तालीम याफ्ता बनाने के लिए, हुनरमंद बनाने के लिए उसकी स्कीमें हैं, तो उन तमाम बिल्डिंगों का इस्तेमाल होना चाहिए। उसे खाली ऐसे पड़े नहीं रहना चाहिए। मजहब, शरीयत इन तमाम चीज़ों में आकर के दखल नहीं देती है। और ये डायलॉग तब बंद हो जाएंगे जब आप किसी एक का, जैसे अभी ये गाजियाबाद की बिल्डिंग है, गाजियाबाद की बिल्डिंग में इरफान साहब के जज्बात को अल्लाह सलामत रखे, ये वो काम कर जाते हैं तो 1 साल के बाद ये मिसाल बनेगी कि हाँ हुकूमत ने कहा, हुकूमत ने किया, तो इस एक के बाद 10 अपने आप और तैयार हो जाएंगे। आपने देखा कि कुछ जगहों पर मसाजिद खोली गई और वहां पर हिंदू भाइयों को बुलाया गया, बाकायदा तौर पर एक तरह से टूर तो नहीं बोलूंगी, एक तरह से दिखाया गया कि मस्जिद किस तरह से होती है। फिर वहां पर बैठ के मजहब के बारे में बताया गया, जो उनकी गलतफहमियां थी उनको दूर करने की कोशिश की गई। तो क्या आपको नहीं लगता इसी तरह के और कदम उठाने की जरूरत है? जी जी, आपसी दूरियां खत्म करने के जितने भी इकदाम हो सकते हैं, वो चाहे मजलिसें हो, महफिलें हो, आपसी, जैसे कि 10 ही लोग, पहले गाँव में क्या होता था कि जो त्योहार हैं उन त्योहारों पर लोग एक दूसरे के साथ एक दूसरे के उसमें शामिल होते थे कि अगर जैसे कि ईद का दिन है और नमाजी जो है किसी गैर मुस्लिम मोहल्ले से गुजर रहे हैं, तो हमने देखा है कि उस दिन खास तौर से वो भी गलियां साफ कर देते थे। ऐसे ही अगर होली के दिन में जो वो टोली निकलती थी लोगों की रंग खेलने के लिए, तो अगर किसी तरह की कोई गंदगी या रुकावटें रास्ते में है तो मुस्लिम मोहल्ले से उसकी सफाई होती थी। और ये रोल आज के टाइम में हर उस रिलीजियस पर्सन को करना चाहिए जो कौम का जवाबदेह है, जो लोगों में मजहब की तालीम देता है। हर उस पॉलिटिशियन को करना चाहिए जो उसका रिप्रेजेंटेटिव है, और हुकूमती इदारों को इन तमाम चीज़ों से अलग कि मजहब की दखलंदाजी है नहीं, क्योंकि उनके पास दिमाग बहुत है, उनके पास लोग बहुत है, समझ अच्छी है, इस तरह की पहल करें जी। और डायलॉग अच्छे से प्रॉपर, मैंने क्या कहा था पिछली बार कि क्या होता है कि आप डायलॉग जो है लोगों तक आप सही से पहुंच नहीं पाती। आप करना कुछ चाहते, 3 मरहले होते हैं कि हुकूमत कोई ऐलान करती है और उस ऐलान का रद्द अमल जो है वो बीच के जो जिसका जिक्र शोएब साहब ने किया है वो मिस इंटरप्रेट करते हैं, और उसके बाद जिनके लिए ऐलान किया है वहां तक पहुंचते पहुंचते उसका रुख बदल जाता है। तो उसके लिए जरूरी यह है कि कोई भी ऐलान उसे अमली सूरत या अमली जामा पहनाने के लिए कुछ एग्जाम्पल क्रिएट हो जाए। फिर उसके बाद आप देखिए कि ऑटोमेटिक बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएंगी, और इसे किसी भी जो रिफाही काम है, जो सोशल वर्क है, उसे किसी मजहब से जोड़कर, किसी मसलक और किसी फिरके से जोड़कर ना देखा जाए। इरफान साहब ने दबे लफ्जों में और उन्होंने, रोहित साहब ने भी दबे लफ्जों में एक बात कही थी कि इसका जो टाइटल को लेकर के या क्या कहते हैं जमीन को लेकर के जो चीजें रही हो, कहीं ना कहीं अलग अलग बहुत सारी तंजीमें उसमें साथ रही है। जाहिर सी बात है, लेकिन अभी एक खोल दिया गया है और अब हम उम्मीद करेंगे कि ये हज हाउस जो है वो लोगों के फायदे के लिए यहाँ पर इस्तेमाल होगा, और उनकी ट्रेनिंग और तमाम तरह की चीजें जिस तरह से इरफान साहब ने कही वो तमाम यहाँ पर होंगी, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। इरफान साहब, वक्त की कमी है मेरे पास, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का स्टूडियो में आने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। इसी के साथ हमारे आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही।